हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज इस वीडियो का टाइटल है अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये ज़रूर देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है क्योंकि सिलेक्शन अगर चाहिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो पढ़ना ही पड़ेंगे। ये तो गारंटी है कि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े हुए आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हिस्ट्री के 2 पार्ट रहेंगे अभी, और इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे। टोटल 4 पार्ट में हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन है इंडिका इज रिटन बाय, यानी कि इंडिका जो बुक थी, इंडिका के लेखक कौन थे। इंडिका के लेखक कौन थे, तो आपको पता होगा कि इंडिका जो है वो मेगास्थनीज ने लिखी थी। इंडिका जो है वो मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज एक्चुअली में एक ग्रीक राइटर थे और इतिहासकार थे, यानी कि एक ग्रीक लेखक और ग्रीक इतिहासकार मेगास्थनीज थे। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत थे, यानी कि एम्बेसडर जिसको अपन बोलते हैं, एम्बेसडर जिसको बोलते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज ग्रीक राजदूत थे। और कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य तो आप जानते होंगे, चाणक्य को बोला जाता है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत थे। ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी थी इंडिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मेगास्थनीज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल एम्परर वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी एट कन्नौज इन 1540? कौन से मुगल राजा को 1540 में कन्नौज में शेर शाह सूरी द्वारा हराया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हुमायूं। इसका करेक्ट आंसर होगा हुमायूं। ठीक है, क्या हुआ था शेरशाह सूरी के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं आपको। शेरशाह सूरी, ये सूरी साम्राज्य के फाउंडर थे, सूरी एम्पायर के। ठीक है, इनकी कैपिटल सासाराम बिहार में थी। इन्होंने जो अपना साम्राज्य बनाया था उसकी कैपिटल सासाराम बिहार में थी। ठीक है, मतलब सासाराम थी इनकी कैपिटल, जो बिहार में आता है। यहीं पर इनका मकबरा भी है। शेरशाह सूरी का मकबरा भी यहीं पर है। ठीक है, सासाराम में। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो सासाराम में है। ठीक है, जो कि बिहार में आता है। शेरशाह सूरी ने रुपी करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। शेरशाह सूरी ने रुपी करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। इनका कार्यकाल 7 साल तक रहा था। इनका जो कार्यकाल 7 साल का रहा वो 1538 से चालू होके 1545 में ख़त्म हो गया। ठीक है, 1538 से चालू होके 1545 में ख़त्म हो गया। फिर इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण को आगे बढ़ाया, यानी कि इन्होंने चित्तगोंग से लेकर काबुल तक एक लंबी रोड बनवाई जिसको बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, ये भी फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, चित्तगोंग से काबुल तक। हुमायूं की एक दीनपना करके सिटी थी। ठीक है, दीनपना, हुमायूं की एक सिटी थी दीनपना। उसको नाम बदलकर शेरगढ़ कर दिया था। उसका नाम बदलकर शेरगढ़ किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। तो ये कुछ फैक्ट शेरशाह सूरी के बारे में इंपॉर्टेंट थे। और 1540 में हुमायूं को इन्होंने हराया था। विच मुगल एम्परर वॉज ये तो वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हु वॉज डिफीटेड बाय बाबर? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से कौन परास्त हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा
इब्राहिम लोदी। इसका करेक्ट आंसर है इब्राहिम लोदी। बा पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था और यहीं से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। यहीं से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने और मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग हो गई थी, क्योंकि बाबर आ गया था इंडिया में, बाबर जीत गया था इब्राहिम लोदी से। तो पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया और ये मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया। ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत का कब हुआ था? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1556 में, यानी कि 1556। ठीक है, 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? बिटवीन हेमू एंड अकबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। अभी जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पूछा है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में भी पूछ सकते हैं किस किस के बीच हुआ। तो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जीता था और हेमू हार गया था। ठीक है, अकबर जीता था और हेमू हार गया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के दौरान अकबर काफ़ी छोटे थे, क्योंकि अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। ठीक है, अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि 1556 में जब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था तो अकबर सिर्फ 14 साल के थे। ठीक है, अकबर सिर्फ 14 साल के थे और उसी समय उन्होंने हेमू को हराया था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत सबसे पहले हुआ था, आपको बता दूं मैं कि 1761 में। ठीक है, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। किस किस के बीच? मराठाओं के बीच, मराठाज, ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली। इसके ऊपर तो पिक्चर भी बन चुकी है, आपने देखी होगी, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, ये भी अफगान से आया था अहमद शाह अब्दाली भारत को लूटने के लिए। तो इसके खिलाफ युद्ध लड़ा था मराठाओं ने। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। डेट याद रखना, ईयर याद रखना। ठीक है। द पल्लव किंगडम वॉज ऑल्सो कॉल्ड, पल्लव साम्राज्य को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है तोंडई नाडु, यानी कि तोंडई नाडु कहा जाता है पल्लव किंगडम को। तो पल्लव किंगडम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पल्लवों का साम्राज्य 4th सेंचुरी में देखने को मिला, मतलब 4th सेंचुरी से इनके साम्राज्य की स्टार्टिंग होती है और करीबन 500 साल तक इनका साम्राज्य चलता है। ठीक है, 4th सेंचुरी से इनका साम्राज्य चालू होता है और 500 साल तक इनका साम्राज्य चलता है। इनकी कैपिटल थी कांचीपुरम, इनकी कैपिटल कांचीपुरम थी। ये भी पूछा जा सकता है कि पल्लव साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको जो राजा देखने को मिलेंगे पल्लव साम्राज्य में, उनका नाम है शिव स्कंद वर्मन, शिव स्कंद वर्मन। ठीक है, और सेकंड है सिंहवर्मन, सिंहवर्मन। ठीक है, सेकंड राजा है, देखिए पहले है शिव स्कंद वर्मन, फिर सिंहवर्मन, फिर तीसरे हैं महेंद्र वर्मन। तो अगर किसी राजा के नाम के पीछे वर्मन लगा हुआ है तो आप गैस कर सकते हैं कि वो पल्लव किंगडम के राजा होंगे, पल्लव किंगडम से रिलेटेड होंगे, पल्लव साम्राज्य के राजा होंगे। शिव स्कंद वर्मन, सिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, देखिए सबके नाम के पीछे वर्मन लगाए। और इन सभी में सबसे ज़्यादा फेमस जो पल्लव किंगडम के राजा थे वो थे, एक सेकंड, सबसे ज़्यादा फेमस जो थे वो थे नरसिंह वर्मन। ठीक है, ये महेंद्र वर्मन के बेटे थे, नरसिंह वर्मन, और इन्होंने वटापी सिटी को जीता था।
इन्होंने वटापी सिटी को जीता था, तो इसीलिए इनको वटापी कोंडा भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन को वटापी कोंडा भी कहा जाता है। कोंडा का मतलब होता है विक्ट्री, ठीक है। तो इन्होंने वटापी सिटी को जीता था, तो इसलिए इनको वटापी कोंडा भी कहा जाता है। ये सभी पल्लव राजाओं में सबसे ग्रेट राजा हुए थे और इन्होंने मामल्लापुरम की स्थापना की थी। एक्चुअली में ये पल्लव किंगडम के जो राजा थे नरसिंह वर्मन, इनको मामल्ला के नाम से भी जाना जाता है, मामल्ला, ठीक है। मामल्ला मतलब जो पहलवानी जो लोग करते हैं या जो युद्ध कला में बहुत निपुण होते हैं, उनको मामल्ला कहते हैं साउथ में। तो इन्होंने मामल्लापुरम की स्थापना की थी। इनका नाम था मामल्ला और इन्होंने मामल्लापुरम की स्थापना की थी। मामल्लापुरम, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसको अभी प्रेजेंट टाइम में महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है। इसको प्रेजेंट टाइम में महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछी जा सकती है आपसे। इन्हीं के टाइम पे चाइनीज ट्रेवलर ह्यूएन आया था। ह्यूएन भी इन्हीं के टाइम पे आया था। तो आपसे पूछा जा सकता है ह्यूएन चाइनीज ट्रेवलर किस राजा के टाइम पे आया था, तो ये नरसिंह वर्मन के टाइम पे आया था। नरसिंह वर्मन पल्लव राजा थे, ठीक है। अच्छा, एक फैक्ट और आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। मामल्लापुरम में कुछ इम्पोर्टेंट है महाबलीपुरम में। जैसे महाबलीपुरम को 7 पगोड़ाज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, 7 पगोड़ाज। वहाँ पर एक शोर टेम्पल है, ठीक है। एक्चुअली में ये जो मामल्लापुरम है या महाबलीपुरम है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे शोर टेम्पल है, पंचरथ है। पंचरथ मतलब ये एक ही रॉक से काट के पूरा रथ बनाया गया है। एक चट्टान से काट कर एक रथ बनाया गया है, जिसको नाम दिया गया पंचरथ। तो ये मामल्लापुरम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होता है, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है, 7 पगोड़ाज के नाम से इसको जाना जाता है। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन द इंग्लिश एंड, मतलब प्लासी का युद्ध अंग्रेज और किसके बीच लड़ा गया था, तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ये हुआ था 1757 में, 1757 में, ठीक है। इसकी कहानी क्या है बैटल ऑफ प्लासी की, कि सिराजुद्दौला जो था वो यंग था, ठीक है, यंग नवाब था। और इसने एक्चुअली में एक कमरे में बंद करके काफ़ी सारे अंग्रेज़ों की हत्या कर दी थी, मतलब काफ़ी सारे अंग्रेज़ों को मार दिया था, जिस इंसिडेंट का नाम है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी मतलब एक अंधेरे कमरे में बहुत ही जहरीली गैस जिसमें भरी थी, तो उसमें बंद कर दिया अंग्रेज़ों को, और वहाँ करीबन 123 अंग्रेज़ मारे गए थे। तो उस इंसिडेंट का नाम है ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब जब ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में अंग्रेज़ों को पता पड़ा, अंग्रेज़ों के उस समय जो ऑफिसर थे रॉबर्ट क्लाइव, उसको जब पता पड़ा तो उसने बंगाल पे चढ़ाई कर दी। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उसने रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पे चढ़ाई कर दी और ये कन्वर्ट हो गया बैटल ऑफ प्लासी में, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। इस तरीके से बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। अब बैटल ऑफ प्लासी में एक्चुअली में हुआ क्या कि सिराजुद्दौला का जो कमांडर था मीर जाफ़र, सेनापति था मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का, तो मीर जाफ़र ने धोखा दिया सिराजुद्दौला को। ये अंग्रेज़ों के साथ जाके मिल गया मीर जाफ़र, और इसने सिराजुद्दौला को गलत इन्फॉर्मेशन देके मरवा दिया, ठीक है, इसने सिराजुद्दौला को गलत इन्फॉर्मेशन देके मरवा दिया। रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाके मिल गया मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के साथ जाके। इसको अंग्रेज़ों ने लालच दे दिया था कि तुमको नवाब बना देंगे बंगाल का, अगर तुम हमारा साथ देते हो तो तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। इसीलिए बैटल ऑफ प्लासी को ब्लडलेस कूप भी कहते हैं। मतलब
ऐसा युद्ध जिसमें खून बहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ मारा गया तो सिराजुद्दौला, मीर जाफर सेनापति था तो पूरी सेना तो वैसी की वैसी खड़ी रही। दोनों साइड से कोई युद्ध लड़ाई ही नहीं गया। एक्चुअली में सिराजुद्दौला को मिस इन्फॉर्मेशन से मारा गया। ठीक है, मीर जाफर ने गलत इन्फॉर्मेशन देके सिराजुद्दौला को पीछे से मरवा दिया। इसीलिए बैटल ऑफ पलासी को ब्लडलेस कूप भी कहते हैं। ब्लडलेस कूप के नाम से बैटल ऑफ पलासी को जाना जाता है। ठीक है, तो ये लड़ा गया था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। व्हाट इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ सांची? सांची के पुरातत्व संग्रहालय का मुख्य आकर्षण क्या है? तो इसका मुख्य आकर्षण है द लॉइन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर ऑफ मॉडर्न पीरियड, मौर्य काल की सिंह राजधानी का अशोक स्तंभ। ठीक है, सांची के म्यूजियम में कुछ और भी चीज़ें हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एक तो ये लॉइन कैपिटल है ही ना, अशोक, लॉइन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है बोधिसत्वा पद्मपानी, यानी कि बोधिसत्वा पद्मपानी, पद्मपानी, बोधिसत्वा पद्मपानी, बुद्धा की एक मूर्ति जिसमें एक हाथ में उनके लोटस का फूल है और दूसरा हाथ उनकी थाई पर है। तो ऐसा फिगर को बोधिसत्वा पद्मपानी कहा गया है और ये सांची के म्यूजियम में अवेलेबल है, सांची के म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक है, ऐसी मूर्ति बोधिसत्वा पद्मपानी। एक बोधिसत्व वज्रपाणी भी है, बोधिसत्व वज्रपाणी। ठीक है, ये भी बुद्ध भगवान की मूर्ति है। फिर एक यक्षी की मूर्ति रखी हुई है वहाँ पे। ठीक है, एक नागराज की मूर्ति रखी हुई है। ये सारी चीज़ें फेमस हैं सांची के म्यूजियम की। ठीक है, नागराज की मूर्ति है, ये गुप्ता काल की मूर्ति है, कहा जाता है कि ये गुप्ता काल की मूर्ति, गुप्ता पीरियड, नागराज। ठीक है, चलिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सांची के म्यूजियम में जो आपको याद रखना है। अगली बार ऑप्शन बदल के भी दे सकता है सेम क्वेश्चन। द ग्रीक्स कॉल्ड दिस किंग एमिट्रोचेट्स मीनिंग स्लेयर ऑफ किंग्स। यूनानी इस राजा को एमित्रोचेतेस अर्थात राजाओं का गुलाम कहते थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि राजाओं का गुलाम ठीक नहीं है ये वर्ड। एक्चुअली में इसका मीनिंग होता है स्लेयर ऑफ किंग्स का मतलब होता है पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। बिंदुसार को ऐसा कहा जाता था, स्लेयर ऑफ किंग्स। ठीक है, स्लेयर ऑफ किंग्स या स्लेयर ऑफ एनिमीज। बिंदुसार को स्लेयर ऑफ एनिमीज कहा जाता था। स्लेयर ऑफ एनिमीज का मतलब है कि दुश्मनों का संहारक, मतलब दुश्मनों को मार डालने वाला। ठीक है, उसके सामने कोई भी दुश्मन, कोई भी एनिमी टिक नहीं पाएगा। बुरी तरीके से वो दुश्मनों का सफाया करता था, तो इसलिए बिंदुसार को स्लेयर ऑफ एनिमीज कहा जाता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था और अशोक का फादर था। ठीक है, जो राजा अशोक थे उनके पिताजी थे बिंदुसार। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। द कैपिटल ऑफ गांधार, गांधार की कैपिटल क्या थी? तो गांधार की कैपिटल आपको पता ही है, तक्षशिला गांधार की कैपिटल थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय काफ़ी फेमस था। तो गांधार अभी प्रेजेंट अफगानिस्तान में है, लेकिन इसकी कैपिटल थी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द फेमस मुगल डायनेस्टी? भारत में प्रसिद्ध मुगल वंश की स्थापना किसने की? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये मुगल डायनेस्टी की स्थापना या मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी 1526 में, जब पहला युद्ध हुआ था पानीपत का, अभी जो हमने डिस्कस किया, इब्राहिम लोदी के साथ पहला युद्ध हुआ पानीपत का। उसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। ठीक है, इसने 1530 तक शासन किया। फिर उसके बाद बाबर का बेटा जो था हुमायूं आ गया था गद्दी पर।
और फिर हुमायूं का बेटा था अकबर, और फिर अकबर आ गया था गद्दी पर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है कि बाबर सबसे पहले, फिर उसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगज़ेब। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। ठीक है। अच्छा, बाबर ने और कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी? जैसे 1526 में पहला युद्ध हो गया पानीपत का, फिर 1527 में राणा सांगा के साथ इनकी लड़ाई हुई, जिसको हम बैटल ऑफ खानबा भी कहते हैं, बैटल ऑफ खानबा। ये लड़ा था इन्होंने राणा सांगा के साथ। ठीक है, राणा सांगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच मुगल एम्परर बिल्ट द निशात गार्डन इन श्रीनगर? श्रीनगर में निशात गार्डन किस मुगल राजा द्वारा बनवाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस जहांगीर है। ठीक है, जहांगीर ने निशात गार्डन बनाया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जहांगीर है। बाकी निशात गार्डन तो नूरजहां जो थी, जहांगीर की बेगम नूरजहां, उनके बड़े भाई आसिफ खान ने बनवाया था। ठीक है, उनके बड़े भाई आसिफ खान ने निशात गार्डन बनवाया था श्रीनगर में। नूरजहां बेगम जो थी जहांगीर की पत्नी, उसके बड़े भाई आसिफ खान ने निशात गार्डन बनवाया था श्रीनगर में। लेकिन आपको ऑप्शन में जहांगीर दिया हुआ है, तो जहांगीर ही आप टिक करेंगे और जहांगीर इसका सही आंसर होगा। श्रीनगर में उसी जगह पर एक और गार्डन है जिसका नाम है शालीमार बाग, शालीमार बाग। ये जहांगीर ने बनवाया था। एक्चुअली में शालीमार बाग जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, शालीमार बाग ये सबसे लार्जेस्ट गार्डन है वहाँ का, जम्मू कश्मीर का सबसे लार्जेस्ट गार्डन है शालीमार बाग, और सेकंड लार्जेस्ट है ये निशात गार्डन। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट गार्डन है निशात गार्डन, शालीमार बाग सबसे बड़ा गार्डन है। ये किस झील के किनारे बने हुए हैं? ये डल लेक के, डल लेक जो है, डल झील, उसके किनारे पे बने हुए हैं दोनों, शालीमार बाग भी और निशात गार्डन भी डल लेक के किनारे पे बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नोन एज द लॉयन ऑफ पंजाब? लॉयन ऑफ पंजाब यानी कि पंजाब का शेर किसको कहते हैं या कौन कहलाते थे? तो लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। लाला लाजपत राय के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। लाला लाजपत राय का जन्म 1865 यानी कि 1865 में हुआ था, और इनकी डेथ 1928 में हुई थी। ठीक है, इन्होंने आर्य गैजेट की स्थापना की थी, मतलब एक इनका न्यूज़पेपर आता था आर्य गैजेट, आर्य गैजेट के नाम से। और इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी थी, जैसे कि द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया, ये भी इन्होंने ही लिखी थी। तो क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है, बुक का नाम दे देगा और पूछ लेगा आपसे कि ये बुक किसने लिखी थी। द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, ये भी बुक इनके द्वारा लिखी गई थी, लाला लाजपत राय जी के द्वारा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इनके बारे में याद रखना है। इन्हें पंजाब का शेर भी कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रॉक इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका आर फाउंड इन? अशोका के रॉक इंस्क्रिप्शंस कहाँ पाए जाते हैं? शिलालेख, जिनको बोलते हैं शिलालेख। तो ये गुजरा में, एक्चुअली गुजरा इसका राइट आंसर है, और गुजरा पाया जाता है मध्य प्रदेश के दतिया डिस्ट्रिक्ट में। गुजरा जो है वो मध्य प्रदेश के दतिया डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर अशोक के शिलालेख पाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ पर है इम्पोर्टेंट जगह मैं बता देता हूँ आपको। मस्की, फिर एक ब्रह्मगिरी,
ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। ठीक है। गुज्जरा हो गया एमपी में, दतिया डिस्ट्रिक्ट में। मस्की हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया कर्नाटक में। और आंध्र प्रदेश में एक रॉक इंस्क्रिप्शंस आपको मिलेगा नेत्तूर में, नेत्तूर में आंध्र प्रदेश में रॉक इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे आपको अशोक के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट जगह हैं जो आपको याद रखना है। जैसे गुज्जरा के बारे में पूछ लिया, अगली बार मस्की में पूछ लेगा, या ब्रह्मगिरी या नेत्तूर किसी के बारे में भी पूछ सकता है। तो ये 4 नाम आपको याद रखना है, गुज्जरा, मस्की, ब्रह्मगिरी, नेत्तूर। और ब्रह्मगिरी कहाँ है? कर्नाटक में। नेत्तूर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। हु रोट बाबरनामा? बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? बाबरनामा किसने लिखा था? ये बाबर नहीं लिखा था। बाबरनामा बाबर की जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है, ये बाबर ने ही लिखी थी। ठीक है, याद रखना है आपको, ये ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, जो कि बाबर के द्वारा ही लिखी गई थी। ठीक। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय। तो ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसने लॉन्च किया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे हिस्ट्री के जब लेक्चर्स आएंगे, हिस्ट्री के लेक्चर्स जब मैं डालूंगा तो वहाँ पे डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा सिविल डिसोबीडियंस कब मूवमेंट कब चालू हुआ, ठीक है, उसके क्या परिणाम रहे, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है। पहली महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो वुमेन प्रेसिडेंट आपको बताना है एनी बेसेंट। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो वो थी एनी बेसेंट। लेकिन अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए, ठीक है, तो उसका आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। पहली प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। विच फेमस रूलर टॉम लाइज एट भोजला की पहाड़ी इन न्यू दिल्ली। तो ये रजिया सुल्तान का है, यानी कि नई दिल्ली में जो भोजला की पहाड़ी है वहाँ पर किस शासक का मकबरा है? रजिया सुल्तान का। ठीक है, रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, है ना, जो स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, तो उसका दामाद था इल्तुतमिश, और इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश की जब डेथ हो गई तो रजिया सुल्तान को राजा बनाया गया था। तो ये शासक बनी थी और इनका मकबरा है नई दिल्ली में भोजला की पहाड़ी पर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। वेयर डिड द मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट द कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत टू। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद कर दिया था। ठीक है, जिसे हम अभी प्रेजेंट औरंगाबाद के नाम से जानते हैं। औरंगाबाद के नाम से आप जैसे जानते हैं, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है ये दौलताबाद और औरंगाबाद। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक
जो तुगलक डायनेस्टी का था, मोहम्मद बिन तुगलक, ये इसने कैपिटल को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद ले गया था। ठीक है, जो इसकी ये जो स्ट्रेटजी थी ये काफ़ी फेल रही थी, तो इसके बारे में बहुत क्रिटिसिज्म आपको सुनने को मिलेगा, है ना। इसने 1325 से लेकर 1351 तक दिल्ली की गद्दी पे राज किया। 1325 से लेकर 1351 तक दिल्ली की गद्दी पे राज किया। ठीक है, ये तुगलक वंश का राजा था। तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक जो इस मोहम्मद बिन तुगलक के पिताजी थे। मोहम्मद बिन तुगलक के पिताजी जो थे गयासुद्दीन तुगलक, उन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी, फाउंडर थे ये तुगलक डायनेस्टी के। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पे बैठा मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आया फिरोज शाह तुगलक। तो ये तुगलक वंश के 3 राजाओं के नाम आपको याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, और फिर फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक इसके फाउंडर थे तुगलक डायनेस्टी के। इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज इट डिसाइडेड टू डिक्लेयर पूर्ण स्वराज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज घोषित करने का फैसला लिया गया था? तो ये था लाहौर सेशन। लाहौर सेशन 1929 में हुआ था। 1929 में हुआ था। इसके जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जी इसके प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे लाहौर सेशन के। यहाँ पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का दिन मनाने की बात हुई थी। मतलब 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे मनाया जाएगा, ऐसा डिसाइड हुआ था लाहौर सेशन में। ठीक है, और रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया था। जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। ट्राई कलर फ्लैग, इंडियन ट्राई कलर फ्लैग वॉज होस्टेड। ठीक है, ये चीज़ें आपको लाहौर सेशन से रिलेटेड याद रखना है। द फर्स्ट वेल नोन रूलर्स और फाउंडर्स ऑफ महाराष्ट्र वर, यानी कि महाराष्ट्र के पहले शासक या संस्थापक, पहले ऐसे कौन से शासक थे जो महाराष्ट्र के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सातवाहन। इसका सही आंसर है सातवाहन। सातवाहनों को महाराष्ट्र का संस्थापक माना जाता है। इनका जो टाइम है, इनके शासन का टाइम रहा 1st सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी BC तक, या ऐसा कहें 1st सेंचुरी BC और 3rd सेंचुरी BC के बीच में इनका शासन रहा। ठीक है, महाराष्ट्र पर इनका शासन था। कौन कौन सी स्टेट्स पे इनका शासन था? जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, यहाँ पर इनका शासन चलता था। ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर सातवाहनों का साम्राज्य था। ठीक है, साम्राज्य का पीरियड था 3rd सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी BC तक। सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर थे सिमुका, ये भी याद रखना है आपको। सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर थे सिमुका। ठीक है, इन विच ईयर अकबर वाज बॉर्न। तो ये क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पता होगा तो बन जाएगा। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विजयनगर किंगडम वॉज फाउंडेड बाय। विजयनगर किंगडम की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर किंगडम की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर किंगडम पे एक सेपरेट लेक्चर मिलेगा आपको, जिसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कितनी डायनेस्टी विजयनगर किंगडम से रिलेटेड है और हरिहर बुक्का का विजयनगर किंगडम से क्या संबंध है। ठीक है, तो विजयनगर किंगडम यानी विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी।
ये सीरीज सिर्फ आपको ये बता रही है कि क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपको डिटेल में अंदर कितना जाना है, कितनी डेप्थ तक किसी टॉपिक को पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको इस सीरीज से समझ आ जाएंगी। आप क्वेश्चन का लेवल देखिए और उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। टू विच डायनेस्टी डिड कुतुबुद्दीन ऐबक बिलोंग, अभी मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी, ठीक है। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी जब भारत छोड़ के गया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी खुद की डायनेस्टी बनाकर, स्लेव डायनेस्टी बनाकर यहाँ पर अपना शासन बना दिया था, ठीक है। केसरी वॉज रिटन बाय, केसरी किसके द्वारा लिखा है, तो केसरी बाल गंगाधर तिलक ने लिखे है, ठीक है। केसरी वॉज रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा हुआ है। और इनका महारत्ता करके एक न्यूज़पेपर भी आता था, ठीक है, वो भी बाल गंगाधर तिलक का ही था, है ना। इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ सरदार टू, हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने भारतीय राज्यों को एक साथ इकट्ठा करने में, एक साथ लाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। और ये हमारे देश के पहले गृह मंत्री भी थे, ठीक है, फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर है। नेक्स्ट है, द मीटिंग एट जलियांवाला बाग वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द, जलियांवाला बाग में सभा किसके विरोध में आयोजित की गई थी, तो ये था आपका रॉलेट एक्ट, यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ वहाँ पर सभा चल रही थी। और अचानक से वहाँ जनरल डायर ने आके फायरिंग चालू कर दी। तो जितने भी वहाँ लोग इकट्ठे हुए थे उनमें से कई सारे लोग वहाँ पे मारे गए और बेरहमी से सभी की हत्या की गई, गोली चलाकर फायरिंग की गई। और रॉलेट एक्ट के खिलाफ वहाँ पे प्रदर्शन चल रहा था। एक्चुअली में रॉलेट एक्ट में ये था कि किसी भी व्यक्ति को जो सरकार या शासन के खिलाफ कोई एक्टिविटी करता हुआ दिखेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। मतलब नो अपील नो दलील वाला कानून था ये, नो अपील नो दलील, आप अपील भी नहीं कर सकते, दलील भी नहीं कर सकते। अगर सरकारी अफसर को या पुलिस को ये लगता है कि ये किसी प्रकार की एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कोई भी व्यक्ति, तो उसको डायरेक्टली जेल में डाल दिया जाएगा विदाउट ट्रायल, ठीक है। कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी, डायरेक्टली जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा कानून बनाया था अंग्रेज़ों ने, रॉलेट एक्ट। तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था जलियांवाला बाग में। और एक्चुअली में जो लीडर थे सैफुद्दीन खिचलू, दो लीडर थे, सैफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश पुलिस के द्वारा, ठीक है। पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया था, सैफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यपाल को। तो लोगों में काफ़ी गुस्सा था उसके खिलाफ, ठीक है। तो लोग इसीलिए इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में। तो जनरल डायर ने फायरिंग स्टार्ट करवा दी थी बिना किसी प्रायर नोटिस के, कोई वार्निंग नहीं दी थी, बिना वार्निंग के डायरेक्टली फायरिंग स्टार्ट हो गई थी जलियांवाला बाग में। और जिस दिन ये सभा ऑर्गेनाइज हुई थी उस दिन बैसाखी थी, बैसाखी का दिन था, ठीक है। तो ये बैसाखी का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, बहुत अच्छा त्यौहार है ये। तो बैसाखी का दिन था और उस दिन सारे लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में।
बिना किसी वार्निंग के जनरल डायर ने गोलियां चालू कर दी और वहाँ पर एंट्री और एग्ज़िट गेट एक ही था, उसको बंद कर दिया गया और फायरिंग चालू कर दी गई। ये बहुत ही बड़ा हत्याकांड हुआ था। तो ये सारी कहानी थी रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग से रिलेटेड पूरा मैटर, ये मैंने आपको समझाया। ये हमारा हिस्ट्री का पहला पार्ट था। अब नेक्स्ट पार्ट में भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और या इस सीरीज से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डायरेक्शन देने का काम करते हैं, वरना आप कुछ भी पढ़ते रहोगे और आपको ये समझ नहीं आएगा कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखो पहले, उसके बाद पढ़ाई चालू करो। तो आपके लिए एक तो ये आसान हो जाएगा कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। जब आपको पता होगा तो क्या पढ़ना है ये अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो लगे रहो तैयारी में। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करवा दो चैनल को, शेयर कर दो चैनल यार, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। आपके लिए ही मैं कंटेंट लेकर आ रहा हूँ रिसर्च करके, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, मेरा उतना ही मोटिवेशन बढ़ेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।